यूट्यूब चैनल पीडी क्लासेस 24। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हेरिडिटी और वातावरण। हम लोग इस सब्जेक्ट को साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम लोग बात करेंगे बाल विकास की, कि बाल विकास का मतलब है बच्चों का विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। बच्चों के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण किस प्रकार से भूमिका निभाती है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरे नंबर की मैं बात करूं आपसे, तो हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं प्रकृति वर्सेस पोषण। प्रकृति क्या है, पोषण क्या है, किसे हम वंशानुक्रम से संबंधित रखते हैं, किसे वातावरण से संबंधित रखते हैं, और इन दोनों में डिबेट क्या है, इस पे हम बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे जुड़वा, ट्विंस। जुड़वा कितने प्रकार के होते हैं, तो जनरली 2 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। यहाँ से कुछ एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जनरली, और बहुत ही आसान आते हैं। आपको बहुत आराम से, बहुत रिलैक्स माइंड से सोचना है, समझना है, और इस वीडियो में आप सारी बातों को कवर कर पाएंगे। आगे मैं बात करूं आपसे सबसे पहले कि वंशानुक्रम है क्या। तो वंशानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा जो भी कुछ गुण, लक्षण, विशेषता, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, रंग, स्वरूप इत्यादि अपने माता पिता से लेकर के प्राप्त होता है। अर्थात बच्चा जो भी जन्म के समय गुण, रंग, स्वरूप, लक्षण, विशेषता इत्यादि अपने पूर्वजों से या अपने माता पिता से लेकर के प्राप्त करता है जन्म के समय, वही कहलाती है वंशानुक्रम। क्लियर बात है। अर्थात माता पिता से प्राप्त गुण, लक्षण, विशेषता जो बच्चे ने जन्म के समय प्राप्त किया, वो कहलाया वंशानुक्रम। जैसे छोटा सा बेबी जन्म लेता है, तो जन्म के समय उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, 2 हाथ हैं, आँखें हैं, उसके कुछ कलर्स हैं, वो सब उसको कहाँ से मिली हुई हैं, हेरिडिटी से मिली हुई हैं। दूसरे नंबर पे मैं बात करूँ, जन्म के बाद जो भी कुछ बच्चे ने लर्न किया, जो भी कुछ बच्चे ने सीखा, कहाँ से सीखा, अपने इन्वायरमेंट से सीखा, अपने इन्वायरमेंट अर्थात वातावरण से सीखा, वो कहलाता है वातावरण। आगे मैं आपसे बात करूं, बहुत सारे ऐसे लोगों का मानना था, मनोवैज्ञानिकों में बड़े मतभेद रहे। कुछ लोग ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो जैविकता को ज़्यादा महत्व देते थे, बायोलॉजिकल टर्म्स को, जैविक विकास को, या बायोलॉजी को, जैविक को। इनका मानना था कि बच्चे का जो भी विकास है वो किसकी वजह से होता है, तो वंशानुक्रम से। लेकिन कुछ ऐसे भी साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्हें हम बोलते हैं वातावरणीय मनोवैज्ञानिक। वातावरणीय मनोवैज्ञानिक का मानना है कि बच्चों के विकास में अहम भूमिका के रूप में कौन निभाता है, तो उसका इन्वायरमेंट, वातावरण। बच्चा जिस वातावरण, जिस संस्कृति, जिस परिवेश में रहता है, वहीं से चीज़ों के बारे में सीख पाता है ना। अर्थात उसे जिस प्रकार का परिवेश देंगे, उस परिवेश में उस तरह की चीज़ों को सीखा। बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हुए, एक लोगों का नाम बड़ा फेमस हुआ, जिन्होंने कहा कि मुझे 4 वर्ष का बालक दे दो, उसे चोर, चाई, इंजीनियर, डॉक्टर, जो कहो वो बना दूं। अर्थात उनका मानना ये था कि वातावरण में, बच्चा जिस वातावरण में रह रहा है, उस वातावरण से अंतःक्रिया करके बच्चा सीख रहा है। ऐसे कुछ लोगों का मानना था, जैसे गाल्टन वगैरह लोग थे, इन लोगों का मानना था कि बच्चा यदि जन्म ही नहीं लिया, जन्म के समय ही उसके मानसिक विकार हैं, बहुत सारी विकलांगता उसमें पाई जा रही है, मस्तिष्क में कोई विकार है, कोई दोष है, तो क्या उसे बहुत से अच्छी इन्वायरमेंट्स दे करके उसे कुछ सिखाया जा सकता है। तो उनका मानना था नहीं, अर्थात वातावरण का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। इन दोनों के बीच में बच्चों के विकास में लोगों का मानना हुआ, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है वुडवर्थ। इनके स्टेटमेंट को सीटेट में कई बार पूछा हुआ है। वुडवर्थ जी का मानना था कि बच्चे का विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के अंतःक्रिया का परिणाम है। किसका परिणाम है, दोनों के अंतःक्रिया का परिणाम है।
अर्थात बच्चा वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के साथ इंटरेक्ट करके चीज़ों को क्या करता है, लर्न करता है। अर्थात माता पिता और वो परिवेश दोनों के अंतःक्रिया का परिणाम है बच्चे का विकास। आप केवल ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चे के विकास में वंशानुक्रम की अहम भूमिका है, और ना ही आप केवल ये कह सकते हैं कि बच्चे के विकास में वातावरण की भूमिका है। अर्थात दोनों के अंतःक्रिया का परिणाम है, पहली बात। दूसरी बात आप ये ध्यान में रखिएगा कि आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि वंशानुक्रम का 50% और वातावरण का 50%, नहीं, आधा आधा में भी इसे हम नहीं सही रखेंगे। क्यों? क्योंकि कभी कभी लोगों ने देखा है कि माता पिता इंजीनियर डॉक्टर हैं तो उनके बेटा भी इंजीनियर डॉक्टर बन जा रहा है। वंशानुक्रम का लोगों ने क्या प्रभाव है। लेकिन कभी ऐसा भी तो हुआ कि माता पिता इंजीनियर डॉक्टर हैं लेकिन उसका बेटा अच्छा इन्वायरमेंट्स न मिलने की वजह से इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन रहा है। तो आप 50-50% में भी नहीं करेंगे, बल्कि इसका आंसर हमेशा एक शब्द ढूंढ करके करेंगे, अंतःक्रिया का परिणाम है। दोनों के अंतःक्रिया का परिणाम है बच्चे का विकास। क्लियर हुआ? आगे मैं बात करूं आपसे, तो अब आ गए हम लोग प्रकृति वर्सेस पोषण विवाद पे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, चलो मैं इसको बात करता हूं, प्रकृति पोषण वर्सेस विवाद पे, डिबेट पे। प्रकृति क्या है? तो प्रकृति दर्शाती है सामाजिक संरचना के आधार पे जैविकता को माने बायोलॉजी। और पोषण क्या है? तो पोषण है आपका पर्यावरण माने वातावरण। आप ये समझिए, प्रकृति माने जो आप जन्म के समय जो नेचर्स, जो प्रकृति आपकी है, जो आपने जन्म के समय माता पिता से लेकर के जन्म लिया, जिनमें परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हेरिडिटी इन्फ्लुएंस की है उसे, और उसे हम सामाजिक संरचना के आधार पे प्रकृति के रूप में जानते हैं, नेचर के रूप में जानते हैं। अर्थात दूसरी भाषा समझिए आराम से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं मैं आपको, प्रकृति का संबंध किससे है? तो वंशानुक्रम से है। किससे है? वंशानुक्रम से। जबकि पोषण का संबंध किससे है? तो पोषण का संबंध है पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से। अब मैं बात करूं आपसे थोड़ा तीसरे नंबर की बात। प्रकृति हमेशा स्टैटिक होती है। बच्चे ने जो जन्म के समय कुछ ऐसे गुड्स जो परिवर्तनशील नहीं है, वो उसकी किससे मिली होती है? हेरिडिटी से मिली है। जैसे बच्चे का रंग क्या परिवर्तनशील है? नहीं है, वो उसकी क्या है? प्रकृति है। आपने कुछ कहावत सुना होगा, लोग बताते हैं कि बालक की या व्यक्ति की नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है। अर्थात किसी की, वो आपको ध्यान में ये रखना है कि वो सारी विशेषताएं, वो सारी प्रोसेस जो स्टैटिक हैं, जो चेंज नहीं हो सकती हैं, वो कहलाती हैं या वो दर्शाती हैं किसको? प्रकृति को, वंशानुक्रम के संबंध में। जैसे मैं बात करूं आपसे कुछ उदाहरण दे करके, रंग की बात करूं, जैसे मैं किसी बच्चे के आंखें भूरी हैं तो ये किसको दर्शा रही है? नेचर को कि नर्चर को? ये नेचर को दर्शा रही है, प्रकृति को दर्शा रही है, क्योंकि इसका संबंध बायोलॉजी से है। उसकी हेरिडिटी से वो मिला हुआ है, उसकी जीन्स से मिला हुआ है, वो चेंज नहीं हो सकती है, चाहे उसे किसी प्रकार के इन्वायरमेंट्स में आप रख दीजिए। ये हो गई। आगे की मैं बात करूँ, किसी की बाल घुघराला होना, घुघराला बाल, ये क्या है? चेंज नहीं हो सकते हैं। अर्थात ऐसी सामाजिक संरचना में कुछ ऐसे प्रोसेस जो चेंजेबल्स नहीं हैं, स्टैटिक हैं, वो क्या कहलाती हैं? प्रकृति कहलाती हैं। लेकिन जो चेंजेबल हैं, अर्थात जो जिसको डायनामिक क्या बोलते हैं? डायनामिक का अर्थ यहाँ पे है गत्यात्मक। साइकोलॉजी की भाषा में इसे लिखा रहता है गत्यात्मक का मतलब चेंजेबल। जो क्या होते हैं? चेंजेबल हैं, वो क्या कहलाते हैं? पोषण कहलाते हैं। जो परिवर्तनशील है, जैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का गुण, बच्चा पढ़ रहा है, किन्हीं चीज़ों के बारे में एक बार 2 बार एफर्ट किया, नहीं सीख पा रहा है, लेकिन फिर थोड़ा सा और मेहनत किया, 3 बार 4 बार मेहनत किया, अच्छे स्कूल में गया, अच्छे विद्यालय में गया, चीज़ों को क्या कर लिया? सीख लिया। परिवर्तनशील है। आपको साइंस जानते हैं, मैथ्स नहीं पकड़ पा रहे हैं, आपने मैथ्स पे काम करना स्टार्ट किया, परिवर्तनशील है, आप मैथ्स सीख जाएंगे। बच्चा कमज़ोर है, थोड़ी सी वीक है उसकी बॉडी, मेहनत किया, जिम वगैरह गया, क्या हो गया? परिवर्तनशील है। लेकिन क्या उसके रंग, बच्चा काला है
तो क्या उसे किसी इन्वायरमेंट में रख करके कितना भी अच्छा पोषण दे करके उसे गोरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो दर्शाता किसको है? प्रकृति को, और या मैं बात करूं वंशानुक्रम को। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। आगे मैं बात करूं आपसे, तो यहाँ से अब क्वेश्चंस आते हैं जुड़वा से संबंधित, है ना। जुड़वा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस और एक होते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस के संदर्भ में आपसे मैं बात करूं तो आपके बस एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं, यहीं से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, इस पे ज़्यादा साइंस नहीं समझना है हम लोगों को। अब बात करूं मैं आपसे आइडेंटिकल ट्विंस में जो भी जुड़वा होते हैं, जुड़वा तो आप समझ रहे हैं ना, जन्म के समय आपने देखा होगा कभी कभी किसी के घर में दो लड़की जन्म लिए या दो लड़के जन्म ले लिए, लड़का और लड़का, यहाँ पे लड़की और लड़की, ये दोनों क्या कहलाते हैं? एक साथ जन्म लिए तो जुड़वा बोलते हैं, उनके घर में ट्विंस पैदा हुआ है, जुड़वा पैदा हुए हैं। एकाकी जुड़वा आइडेंटिकल ट्विंस वो होते हैं जिनमें लिंग जो है, सेक्स जो उनका है वो समान होते हैं, या तो लड़की होगी या तो लड़का होगा। पिछली बार सीटेट एग्जाम्स में कुछ फिगर्स बना के दिया था और फिगर्स में दो लड़कियों के फिगर्स बनाया था, चोटी लगाई हुई थी लड़कियां, पूछा था ये किस प्रकार के जुड़वा है, आइडेंटिकल है, फ्रेटर्नल है, और 2-3 और विकल्प रखे थे। तो आपको समझना है आइडेंटिकल ट्विंस में हमेशा लड़की माने लिंग जो होंगे वो सेम होंगे, या तो लड़की के होंगे या तो लड़का होगा, वो कहलाता है आइडेंटिकल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होता है? फ्रेटर्नल ट्विंस में 4 कंडीशंस बनते हैं, या तो बनेगा बॉयज, या तो बनेगा बॉय और गर्ल दोनों, तो ये गर्ल बॉय, गर्ल और बॉय गर्ल, ये 4 प्रकार के कंडीशंस बन सकते हैं, ये कहलाता है फ्रेटर्नल ट्विंस। क्लियर? इसमें कुछ रीजंस हैं, आप रीजंस जानना चाहें कि ऐसा क्यों होता है, तो इसमें जो ओवम होते हैं वो फर्टिलाइज के टाइम टूट जाते हैं 2 अलग अलग पार्ट में, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे सेक्स जो डिटरमाइन होता है, जो लिंग निर्धारण करता है, वो कौन सा पेयर करता है? तो 23वां पेयर, है ना। लिंग निर्धारण में किसकी भूमिका होती है? 23वें पेयर्स की। इसमें कौन कौन से होते हैं? XX और XY। X किस में है? तो बात की जाती है ये मात्रक में होते हैं और ये पितरक में होते हैं, है ना। XX मिला तो क्या बन गए? बेबी गर्ल, और XY मिलते हैं तो क्या बनते हैं? बेबी बॉयज़। यहाँ पे एक ही वोम है, उसमें X मिल गया, बाय द वे मान लो XX बना है, ये फर्टिलाइज के टाइम टूटेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये XX में ही टूटेंगे, तो सेम लिंग होगा। और XY बना है तो बॉयज होगा, ये फर्टिलाइज के टाइम में टूटेंगे तो XY और XY में ही टूटेंगे, इसलिए लिंग क्या होगा? यहाँ पे सेम होगा। क्लियर? और यहाँ पे क्या होते हैं कि 2 अलग अलग स्टार्टिंग में ही वंश बन जाते हैं, जो भाई 2 अलग अलग हैं तो स्वाभाविक सी बात है या तो कुछ भी कंडीशन हो सकती है, XX भी बन सकता है, XY भी, या XY और XX कुछ भी बन सकता है, तो इसमें इसलिए कंडीशंस 4 होते हैं। ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बस सिर्फ आपको पहचानना है एकाकी और भ्रांति जुड़वा के संदर्भ में। आगे मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारे लोगों को डाउट बना हुआ है इस क्वेश्चन में। विकासात्मक परिवर्तन क्या है? ये किसकी बात कर रहा है? विकास की बात कर रहा है ना। विकासात्मक परिवर्तन माने कौन सी चीज़ें परिवर्तन होने वाली हैं? पहला ऑप्शन देखिए, सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होती है। वाह, विकासात्मक परिवर्तन सभी संस्कृति के बच्चों में क्या होती हैं? सार्वभौमिक तरीके से होती हैं। दूसरा, मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेज गति से होती हैं और फिर ये क्या हो जाती हैं? रुक जाती हैं। ऑप्शन 3, हमेशा एक रैखिक तरीके से होती हैं और एक आयामी होती है। और 4th नंबर पे है वंशानुक्रम कारकों और वातावरणीय प्रभाव की परस्पर क्रिया है। इस क्वेश्चंस को मैं आपको छोड़ रहा हूँ, है ना। आप इसका आंसर्स कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चंस लॉजिकल है, आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा इसे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना, छलांग मारना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? मैंने बाल विकास का सिद्धांत आपको पढ़ाया है, एक वीडियो बनाया है, आप वहाँ से जाके देखिएगा। शीर्षगामी नहीं, शीर्षगामी का मतलब होता है सिफेलोकाउडल, माने शीर्ष से पैर की तरफ, तो ये नहीं है क्योंकि ये कूदने पैरने इस तरह की बातें वो नहीं कर रहा है। समीप से दूर, क्या बात कर रहा है? समीप से दूर माने पहले क्या कर रहा है वो? कूदना, छलांग मारना,
पहले फुटबॉल खेलने से पहले वो क्या कर रहा है, कूद रहा है, छलांग मार रहा है, माने समीप माने जो पास की चीज़ें हैं उस विकास हो रही हैं। उसके बाद धीरे 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 बड़ी मांसपेशियों की विकास हो रही है और ये कहलाता है क्या, समीप से दूर, या इसे अधोगामी भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, अधोगामी, या केंद्र से परिधि की तरफ भी बोलते हैं। केंद्र से परिधि माने शरीर के जो इंटरनल पार्ट्स हैं, जो आंतरिक अंग हैं, उसके पहले विकास होते हैं। पहले बच्चा क्या कर रहा है, छोटी छोटी कद चलना प्रारंभ किया, फिर धीरे धीरे चलना प्रारंभ किया, दौड़ना प्रारंभ किया, तब ना वो फुटबॉल खेलेगा। अर्थात ये केंद्र से परिधि की तरफ विकास को दर्शा रहा है। परिवर्तनशील, परिवर्तनीयता, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। साम्य धारणा पियाजे ने दिया था, तो ये भी बातें नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करूं तीसरे नंबर के क्वेश्चंस की। निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। मेरे दोस्त इस बात जैसे आपको दे नहीं है तो ध्यान में रखिएगा, नहीं पूछ रहा है। पहला, विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है, ये तो बात सही है। अब पूछ क्या रहा है, नहीं है। विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, स्वाभाविक सी बात है। विकास का भविष्यवाणी हम कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो ये भी थोड़ी देखो, विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक होती है। वो सार्वभौमिक तो होती है मेरे फ्रेंड्स, लेकिन क्या विकास की दर सभी में एक समान होती है, नहीं होती है। क्यों, क्योंकि सभी बच्चों में पाया जाता है इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता। सभी के सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता अलग अलग हैं, तो उनका विकास एक समान दर से कैसे हो सकता है, नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, गलत है। विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, बिल्कुल। पहले विकास सामान्य क्रिया बच्चा करता है, फिर क्या करता है, विशिष्ट क्रिया करता है। जैसे बच्चा ने क्या किया, सबसे पहले मान लो एक एग्जाम्पल से देता हूँ आपको, बच्चे का दौड़ना एक विशिष्ट क्रिया है। दौड़ना क्या है, एक विशिष्ट क्रिया है। तो क्या वो पहले दौड़ना ही स्टार्ट कर देगा, नहीं। उससे पहले वो कुछ सामान्य क्रिया करेगा। जैसे बच्चा चलना शुरू करेगा, बच्चा धीरे धीरे बच्चा चलना शुरू किया, फिर थोड़ा सा तेज चलना शुरू किया, फिर धीरे धीरे और भी तेज चलना शुरू किया, और अंततः फिर क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो ये कहलाता है सामान्य से विशिष्ट की क्रिया। तो इसके आंसर्स क्या बनेंगे, थर्ड्स वाले। आगे मैं बात करूं, विकास निम्न में से किस पर निर्भर करती है। तो अभी मैं जस्ट आपको बताया विकास किस पर निर्भर करती है मेरे फ्रेंड्स। तो आनुवंशिक बनावट पे भी करती है, भौतिक वातावरण पे भी करती है, और सामाजिक अंतःक्रिया कारक पे भी करती है। तो आप ढूंढिए तीनों में ये बातें, क्लियर। तो देखूँ और भी क्वेश्चंस है, नहीं। आज के लिए इतना, बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप क्वेश्चंस का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।